हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल द चार्ज। आईएमआरई सब्जेक्ट का हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं फॉर डिप्लोमा थर्ड ईयर स्टूडेंट्स एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप लोग इस चीज़ को जानते होंगे कि पहला पार्ट हम लोग लेके आए थे जिसमें हम लोग कुछ टूल्स के बारे में और चीज़ों के बारे में देखा गया था। दिस इज द सेकेंड पार्ट। इसमें हम लोग सेफ्टी कोड आई रूल्स मतलब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1910 एंड 1956 को पढ़ा जाएगा, जो मेन रूल्स हैं। एक्सीडेंट्स, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स और फर्स्ट एड के बारे में। तो मेरा नाम है सूर्यपाल सिंह। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट टॉपिक हम लोग का इंडियन इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी कोड एंड इंडियन स्टैंडर्ड रूल्स, जिसको शॉर्ट में आईएसपी कहते हैं। चलिए, तो कुछ मुख्य रूल्स हैं। रूल्स तो बहुत सारे हैं, कुछ मेन रूल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे जो रूल्स आपको नजर आ रहा है, रूल नंबर 29, ये किसके लिए है? जो भी आपकी सप्लाई है, जो भी ऑपरेटर्स इंसुलेशन यूज कर रहे हैं, वो सभी रेटिंग के हों, ये इस रूल में लिखा गया है। रूल नंबर 30 मेंटेनेंस के लिए है। ठीक है, कहीं पे अगर इंस्टॉलेशन किया जा रहा है किसी मशीन का, किसी भी इक्विपमेंट का, तो उसका मेंटेनेंस किस प्रकार किया जाएगा, रूल नंबर 30 में। 31 में कटआउट के लिए है, किस केस में कंज्यूमर से इलेक्ट्रिसिटी को कट कर दिया जाएगा। स्विचेस के लिए 32 है रूल। अर्थ कंडक्टर के लिए 33 है, और इसी तरह से और ढेर सारे रूल हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इन सभी रूल को डिटेल में पढ़ सकते हैं। रूल नंबर 43 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस इसमें ज़्यादा है, क्योंकि ये सेफ्टी के लिए है। आप यहाँ देख सकते हैं कि फायर बकेट, सैंड और फायर एक्सटिंग्विशर और फर्स्ट एड बॉक्स, गैस मास्क, इन सब से रिलेटेड रूल नंबर 43 में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ और रूल्स भी हैं यहाँ पे। रूल नंबर, जैसे रूल नंबर 44 है। रूल नंबर 44 किसके लिए है? ये डिस्प्ले करने के लिए है कि अगर कोई आप कहीं पे कोई शॉक लग जाता है, ठीक है, कहीं पे आप कोई काम करते हैं, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, कहीं पे कोई काम हो रहा है, तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन जरूर होना चाहिए कि किस तरह से काम हो रहा है। ठीक है, सेफ्टी पर्पस के लिए। उसके बाद और सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, आप इनको भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसमें से कुछ रूल्स पे हम लोग क्वेश्चन डिजाइन किए हैं, उन क्वेश्चन के माध्यम से भी इसको समझा जाएगा, और आप इसको वीडियो को पॉज करके भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, रूल नंबर 28 काफ़ी फेमस रूल है। ये डिसाइड करता है कि किस वोल्टेज को हम लोग लो वोल्टेज कहेंगे, किसको मीडियम कहेंगे, किसको हाई कहेंगे, किसको एक्स्ट्रा हाई कहेंगे। इसी तरह से रूल नंबर 54 है। ये डिसाइड करता है कि मैक्सिमम वेरिएशन कितना हो सकता है वोल्टेज में। ठीक है, अगर वोल्टेज में वेरिएशन इससे ज़्यादा है और आपका इक्विपमेंट खराब हो जाता है, तो आप जो भी सप्लायर है इलेक्ट्रिसिटी का, आप उस पर क्लेम कर सकते हैं कि उनकी वजह से हमारा इक्विपमेंट खराब हो गया। लेकिन कुछ परमिसिबल रेंज है जिसके अंदर वेरिएशन हो सकता है। इसी तरह से एक इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 55। इसमें कहा जाता है कि फ्रीक्वेंसी का जो वेरिएशन है, जो कि नॉर्मली इंडिया में 50 हर्ट्ज होती है, इसमें मैक्सिमम वेरिएशन 3% का हो सकता है इस रूल के अकॉर्डिंग। इससे अधिक नहीं हो सकता। तो इसको भी आप आराम से डिटेल में पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, जहां पे लिखा गया है कि ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बिफोर यूज, फिल इन द ब्लैंक्स है, भरना है इसको। तो सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को क्या करना चाहिए? इंस्पेक्ट करना चाहिए, जांचना चाहिए। जांचने में ये सभी चीजें आ गई, क्लीन करना, लेवल करना, ऑर्गेनाइज करना, और सही तरीके से वो इक्विपमेंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सारी चीजें इंस्पेक्ट करने में, मतलब जांच करने में आ गई। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते हैं। ये हम लोग के कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, जैसे सेफ्टी रोप, सेफ्टी शूज, सेफ्टी ग्लव्स, बेल्ट, सेफ्टी गॉगल्स, और किस रूल के अकॉर्डिंग इनकी डिजाइन होनी चाहिए, ये भी नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर कहा जाए ग्लव्स के लिए, तो ग्लव्स के लिए क्या है? 4770-1991। ठीक है, सिंथेटिक मटेरियल का बना होता है। इसी तरह से सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी आप वीडियो पॉज करके रोक
के डिटेल में देख सकते हैं। डिटेल में हम लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का एम है क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा से ज़्यादा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू आई रूल्स सप्लायर शुड प्रोवाइड एंड मेंटेन एट कंज्यूमर प्रोवाइसेस। क्या क्या चीजें सप्लायर देना चाहिए, सप्लायर को देना चाहिए? फेज देगा ही, न्यूट्रल देगा ही, अर्थ भी देना चाहिए, ठीक है। तो जो भी हम लोग का सप्लायर है उसको ये तीनों ही चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। इसके बाद आते हैं इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ सेफ्टी ग्लव्स। आसान सा है, लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अभी डिस्कस भी किए हम लोग। ग्लव्स के बारे में एक चीज जान लीजिए, क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि ग्लव्स मस्ट बी टेस्टेड इन एवरी 6 मंथ। कम से कम 6 महीने में एक बार जरूर उसको चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। लाइव वायर पे काम करने के लिए ये होता है 11 kV तक, नॉर्मली 11 kV तक। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। इसी तरह से सेफ्टी शूज के लिए सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सेफ्टी शूज के लिए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसके बाद आता है विच इलेक्ट्रिसिटी रूल इज फॉलो फॉर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अभी कुछ देर पहले हम लोग देखे हैं कि कौन सा रूल था। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो रूल नंबर 43 था, जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें थी। फायर बकेट जो कि ये है, फर्स्ट एड बॉक्स, गैस मास्क। गैस मास्क किस लिए होता है? गैस मास्क आप ऊपर स्लाइड में देखेंगे जहाँ पे रूल लिखे हुआ है, ये 43 वहाँ पे लिखा हुआ है कि गैस मास्क का प्रयोग वहाँ किया जाएगा जहाँ पे 5 मेगावाट से अधिक का जनरेशन हो रहा हो उसके पावर प्लांट में, या किसी ऐसी जगह, सब स्टेशन में ऐसी जगह जहाँ पे बंद एरिया है, जहाँ पे कोई गैस उत्पन्न हो सकता है, खतरनाक गैस जो कि जहरीला हो, वहाँ पे गैस मास्क का प्रयोग करना चाहिए। और फायर एक्सटिंग्विशर तो होना ही चाहिए खैर। तो सेफ्टी के लिए जितने भी हैं ये 43 रूल नंबर में लिखा है, इसलिए कहा ये रूल नंबर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं। अंडर विच रूल देयर मस्ट बी सेफ्टी रूल दैट डिस्प्ले एट वर्क प्लेस। किसी भी काम, जहां भी काम हो रहा है, जहां भी इलेक्ट्रिसिटी पे काम हो रहा है, वहां पे जरूर सेफ्टी रूल लिखा होना चाहिए। किस रूल में ऐसा लिखा हुआ है? अगर सेफ्टी रूल नहीं लिखा हुआ है तो किस रूल का उल्लंघन हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा रूल नंबर 44। रूल नंबर 44 के अकॉर्डिंग किसी भी ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रिसिटी पे काम हो रहा है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, वहां पे सेफ्टी रूल जरूर लिखे होने चाहिए, क्लियर कट। क्वेश्चन नंबर 7, बाय विच रूल एवरी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन मस्ट बी इंस्पेक्ट बाय अ गवर्नमेंट इंस्पेक्टर इन एवरी 5 ईयर। हर 5 साल में, जैसे अब हमारे घरों में तो इंस्पेक्टर आते नहीं हैं, लेकिन नियम के अकॉर्डिंग जब भी आपने इंस्टॉलेशन दिया है उसके बाद से हर 5 साल के बाद गवर्नमेंट का एक इंस्पेक्टर आके उसको जांच करना चाहिए कि सारी चीजें जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हैं या नहीं है, ठीक है। तो किस रूल में ये लिखा हुआ है? रूल नंबर 46, रूल नंबर 46। नेक्स्ट आते हैं। ये एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ रूल नंबर 47 किसके लिए है? रूल नंबर 47A और रूल नंबर 48। लिस्ट बी में दिया हुआ है इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ जनरेटिंग स्टेशन, मतलब जनरेटिंग यूनिट जो है, जनरेटिंग पावर प्लांट जो है, वहाँ पे जो भी चीज़ें लगी हुई जनरेटिंग यूनिट जैसे जनरेटर है और तमाम चीज़ें हैं, उनका इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग ये किस रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरी चीज़, जो भी कंज्यूमर है, ठीक है, जो भी कंज्यूमर है, चाहे वो होम के लिए हो चाहे कोई इंडस्ट्री हो, उसकी भी टेस्टिंग होनी चाहिए, तभी जाके सप्लाई देना चाहिए। और लीकेज कनेक्शन तो नहीं हो रहा है, ठीक है, लीकेज तो नहीं हो रहा है करंट का, इसके लिए तो अगर देखा जाए तो इसके लिए जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। कैसे? फर्स्ट का बी, फर्स्ट बी मतलब क्या हो गया? रूल नंबर 47 किसके लिए है? रूल नंबर 47 टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर इंस्टॉलेशन बिफोर कनेक्टिंग द सप्लाई। आपने वायरिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया, सप्लाई देने से पहले गवर्नमेंट का एक इंस्पेक्टर उसको टेस्ट करेगा कि जो भी आपने इंस्टॉलेशन कराया है या किया है वो अप टू मार्क है कि नहीं, मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं, तभी जाके आपको सप्लाई मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। उसके बाद है सेकंड का ए,
मतलब रूल नंबर 47A के किसके लिए है ये जनरेटिंग यूनिट के लिए है। जनरेटिंग यूनिट में अगर सारी चीज़ें ठीक हैं तभी जाके जनरेशन स्टार्ट किया जाएगा। ये किसमें? रूल नंबर 47A में। और रूल नंबर 48 में क्या है? 48 में प्रिकॉशन अगेंस्ट लीकेज कनेक्शन। ठीक है, अगर कहीं लीकेज कहीं हो रहा है तो उसके लिए प्रिकॉशन लिया गया है या नहीं लिया गया है, इसके बारे में। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बाई विच रूल देयर मस्ट बी एन अप्रूवल इज नीडेड बिफोर एनर्जाइजिंग हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन। कहीं अगर हाई वोल्टेज इंडस्ट्री है, वहां पे आपने इंस्टॉलेशन कर दिया, अब वोल्टेज दिया जा रहा है, सप्लाई दिया जा रहा है, तो उसके पहले सारी चीजें चेक कर लेनी चाहिए। ये किस रूल में लिखा हुआ है? रूल नंबर 63 हाई वोल्टेज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। बाय विच सेक्शन ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है 1910। देयर इज अ पेनाल्टी फॉर इंटरफेरेंस ऑफ एनर्जी मीटर। अगर आप एनर्जी मीटर में छेड़छाड़ करते हैं, जो आपके घर के बाहर एनर्जी मीटर लगा है उसमें अगर आप छेड़छाड़ करते हैं, बिजली चोरी करने की कोशिश करते हैं एनर्जी मीटर को छेड़छाड़ करके, ठीक है, मेन यहाँ वर्ड है एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर में अगर इंटरफेरेंस करते हैं, उसमें अगर कोई छेड़छाड़ करते हैं तो किस रूल का ये उल्लंघन होगा? ये हम लोग का रूल नंबर 44, रूल नंबर 44 सॉरी सेक्शन 44 का उल्लंघन है। किस एक्ट के तहत? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं। इसी से काफी मिलता जुलता क्वेश्चन है कि अगर आप बिजली चोरी करने की कोशिश करते हैं, मतलब इफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी थेफ्ट, थेफ्ट मतलब चोरी करना, देन अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 अ पेनाल्टी विल इम्पोज्ड। इसके अंतर्गत पेनाल्टी लगाया जाएगा अगर आप बिजली चोरी करने की कोशिश करते हैं। देखिए, बिजली चोरी करना अलग चीज है और एनर्जी मीटर के साथ छेड़छाड़ करना अलग चीज है। बिजली चोरी बिना एनर्जी मीटर के छेड़छाड़ के भी किया जा सकता है। ठीक है, तो कौन से सेक्शन का ये उल्लंघन होगा या किस सेक्शन के अकॉर्डिंग पेनाल्टी आपके ऊपर इम्पोज की जा सकती है? सेक्शन 39। ठीक है, सेक्शन 39। इसके बाद आते हैं, अंडर विच इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल डेंजर नोटिस हैज बीन, यहाँ पे हैज होगा, हैज बीन यूज। डेंजर नोटिस किस सेक्शन के अकॉर्डिंग यूज करना चाहिए? ठीक है, डेंजर नोटिस, तो ये होगा आपका रूल नंबर 35, रूल नंबर 35। नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रूल नंबर 35, अंडर विच इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल द वोल्टेज वेरिएशन इज डिस्क्राइब्ड। अभी हम लोग ऊपर देखे हैं कि वोल्टेज के वेरिएशन के लिए कौन सा रूल हम लोग का था, तो रूल नंबर 54, रूल नंबर 54 ये बताता था कि कितना मैक्सिमम वेरिएशन हो सकता है सप्लायर के द्वारा वोल्टेज में। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन क्लियरेंस फ्रॉम बिल्डिंग ऑफ हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन देन वन मस्ट बी फॉलो द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल नंबर। कोई भी हाई वोल्टेज लाइन या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन, जिसको EHV कहते हैं, EHV लाइन अगर आपके घर के पास से जा रही है तो कितनी वर्टिकल क्लियरेंस होनी चाहिए? ये किस रूल में लिखा हुआ है? ठीक है, तो ये किस रूल में लिखा हुआ है? रूल नंबर 80। ठीक है, ये रूल नंबर 80 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ चीजें हैं, अब ये हम लोग का खत्म हो गया रूल, मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। इसके बाद आता है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड से रिलेटेड, अगर बिजली या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कहीं दुर्घटना हो जाती है तो सबसे पहले फर्स्ट एड क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में। तो कुछ यहाँ करंट की वैल्यू दी हुई है कि किस करंट पर क्या हो सकता है। देखिए, यहाँ पे वेरिएशन हो सकता है, बॉडी टू बॉडी वेरिएशन हो सकता है। करंट कितनी देर तक सप्लाई हो रही है आपके बॉडी में, कितनी देर तक गुजर रही है, उस पर निर्भर करेगा। आप किस कंडीशन में हैं, आप भीगे हैं, सूखे हैं, पसीना आ रहा है, नहीं आ रहा, इसके ऊपर निर्भर करता है कि ये जो बगल में इफेक्ट लिखे हुए हैं, इफेक्ट ऑफ करंट ऑन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है इसमें। इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज यहाँ पर देख लीजिए कि आप ये चीज देख रहे होंगे कि इधर रेड से लिखा हुआ है और सब में इसके ऊपर कहीं डेथ के बारे में जिक्र नहीं है, जबकि इसके नीचे आप देखिए तो हर जगह डेथ लिखा हुआ है। मे कॉज डेथ, डेथ इज पॉसिबल, मोर चांस ऑफ डेथ और मोस्ट चांस ऑफ डेथ।
इसका मतलब कि कहीं ना कहीं 50 मिली एम्पियर से ऊपर अगर करंट गुजरती है बॉडी से तो ये डेंजरस है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, 50 मिली एम्पियर करंट अगर गुजरती है तो हो सकता है व्यक्ति की जान चली जाए। ठीक है, डेथ हो सकता है, बॉडी टू बॉडी जैसा बताया वेरिएशन हो सकता है, तो डेथ हो सकता है। 50 के नीचे डेथ के चांस कम है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो इस पे फर्स्ट क्वेश्चन इस पे आता है 15 नंबर, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी डिवाइसेस आर प्रोवाइडेड ऑन पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर में कौन कौन से सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं? तो मार्शलिंग बॉक्स होता है, वैक्यूम गेज होता है और प्रेशर रिलीफ गेज होता है कि अगर गैस ज़्यादा भर जाती है ट्रांसफार्मर के टैंक में तो रिलीज करने के लिए। तो ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 16 है, टू सेव ह्यूमन लाइफ फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक शॉक बिफोर वी डू मेंटेनेंस। मेंटेनेंस करने से पहले जो भी हम लोग का कहीं सब स्टेशन पर अगर हम लोग मेंटेनेंस कर रहे हैं, कहीं ट्रांसफार्मर लगा है या सर्किट ब्रेकर लगा है या और चीज़ें लगी हुई हैं, तो अगर हम लोग मेंटेनेंस कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, मेंटेनेंस करने से पहले ये जो भी बड़े इक्विपमेंट होती है, जब इससे करंट गुजरती रहती है नॉर्मल कंडीशन में तो ये एनर्जाइज रहते हैं, मतलब ये चुंबक में बदले रहते हैं या मैग्नेटाइज होते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटाइज कहिए चाहे एनर्जाइज कहिए एक ही बात है। तो इनको डी एनर्जाइज करना जरूरी है, नहीं तो इसके अंदर कुछ इतनी करंट रहती है कि अगर आप बिना डी एनर्जाइज किए इसको टच कर देते हैं ऑफ कंडीशन में भी, तो भी एक अच्छा खासा इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा रहता है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? डी एनर्जाइज। कैसे करते हैं? चेन के माध्यम से या अर्थिंग रॉड के माध्यम से इसको डी एनर्जाइज कर दिया जाता है। इसके बाद है, इफ एनी इलेक्ट्रिकल इंजरी इज ऑकर व्हाट विल यू डू फर्स्ट। सबसे पहले क्या करेंगे अगर आपके सामने कहीं इलेक्ट्रिकल इंजरी अगर हो जाती है तो सबसे पहले तो आप करेंगे ये कि जो भी व्यक्ति के साथ इंजरी होता है सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कट करेंगे। उसके बाद उस व्यक्ति के कपड़े ढीले करेंगे, जैसे अगर वो टाई लगाया है या शर्ट का बटन ओपन कर देंगे और सांस लेने में हेल्प करेंगे, क्योंकि अगर व्यक्ति सांस लेता रहेगा तो कुछ हद तक वो ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट आते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट व्हाट इज द रिजल्ट। इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से क्या हो सकता है? फेंट, बेहोश हो सकता है आदमी, बिल्कुल बेहोश हो सकता है, जल सकता है, बिल्कुल जल सकता है, डेथ, बिल्कुल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज या एनी ऑफ दीज, ऑप्शन डी। इसके बाद आते हैं, विच सेट ऑफ रूल्स आर टू बी वेरीफाइड ऑन कंप्लीशन ऑफ वायरिंग। वायरिंग जब कंप्लीट हो जाए तो जैसा कि बताया कि एक रूल्स के अकॉर्डिंग इंस्पेक्टर आके चेक करता है, तो किस रूल के अकॉर्डिंग? तो आईई रूल 1956 के अकॉर्डिंग वो चेक करता है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। इसके बाद आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का मतलब है कि जब भी बिजली का झटका अचानक से लगता है तो कभी कभी सांस कुछ देर के लिए रुक जाती है या सही से सांस नहीं ले पाता है, व्यक्ति बेहोश हो जाता है। उस कंडीशन में कृत्रिम तरीके से सांस दिलवाना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपको पता है कि सांस ज़्यादा देर तक रुकी रहेगी तो आदमी का डेथ हो जाएगा। इसके लिए मेनली 3 मेथड का प्रयोग करते हैं, 3 या 4 मेथड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आपको 3 मेथड ऑप्शन में दिया गया है। तो एक हम लोग का सेफर मेथड देख सकते हैं, व्यक्ति को उल्टा लिटा के उसके कमर को दबाया जाता है जिससे उसका डायफ्राम सांस लेने में हेल्प करे। उसके बाद है सिल्वेस्टर मेथड। सिल्वेस्टर मेथड इधर है आपका, इधर आप देख सकते हैं, व्यक्ति के हाथ को खींच के उसके बाद सीने पे, चेस्ट पे उसको प्रेस किया जाता है, हाथ को बार बार ऐसा किया जाता है। उसके बाद है नेल्सन या होल्गर नेल्सन, इसमें व्यक्ति को उल्टा लेटा के और सर की तरफ से पीठ को दबाया जाता है। तो एक में पीठ को दबाया जा रहा है, एक में कमर को दबाया जा रहा है और एक में चेस्ट को दबाया जा रहा है। 2 पोजीशन ऐसी है जिसमें व्यक्ति उल्टा लेटा हुआ है और सिर्फ एक सिल्वेस्टर मेथड ऐसा है जिसमें व्यक्ति सीधा लेटा हुआ है। इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। ये मेथड है, ये भी मेथड है, ये भी मेथड है, तो नन ऑफ दीज, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, सभी इन तीनों मेथड हैं रेस्पिरेशन के। इसके बाद आता है सिल्वेस्टर मेथड ऑफ रेस्पिरेशन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज आल्सो नोन एज।
किस तरह का कहलाता है। तो यहाँ पे तीनों के लिए नाम दिया हुआ है। शेफर को कहते हैं प्रोन प्रेशर मेथड, होल्गर नेल्सन को कहते हैं आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर, पीछे हम लोग देखे थे बैक पे प्रेशर लगाते हैं इसलिए बैक प्रेशर नाम है, और सिल्वेस्टर का है आर्म लिफ्ट चेस्ट प्रेशर। डायग्राम आपका बगल में बना हुआ है, देख सकते हैं। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। इसके बाद आते हैं हाउ शुड यू ओपन द एयर वे ऑफ एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी। अगर कोई व्यक्ति को इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है, कभी कभी ऐसा होता है कि दांत उसकी पूरी तरह से बंद हो जाती है और वो सांस नहीं ले पाता है, उसके लिए जरूरी है कि उसके दांत को खोलना और मुंह में 2 उंगली डाल के उसके सांस लेने वाली नली को फैलाना। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि गले को तिरछा कर दिया जाता है और यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा हेड टिल्ट चेन लिफ्ट। चेन मतलब ये चेन को उठा दिया जाता है, यहाँ पे दिखाया गया है, और हेड को तिरछा कर देते हैं। तो हेड को टिल्ट टेढ़ा और चेन को ऊपर, तो ऑप्शन है। इसके बाद आता है व्हाट इज द करेक्ट रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू रेस्क्यू ब्रेथ फॉर यूज इन सीपीआर। जब व्यक्ति सांस नहीं ले पाता है तो सीपीआर किया जाता है, ठीक है। सीपीआर में क्या होता है, आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे 30 चेस्ट कंप्रेशन। कई बार आप फिल्मों में या टीवी में देखे होंगे, चेस्ट पे दोनों हाथ से प्रेस किया जाता है और माउथ टू माउथ ऑक्सीजन दिया जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति खुद से ऑक्सीजन या सांस लेने में सक्षम नहीं होता। तो 30 बार दबाया जाता है और 2 बार ब्रेथ दिया जाता है, फिर 30 बार दबाया जाता है, फिर 2 बार ब्रेथ दिया जाता है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। इसके बाद आता है व्हाट शुड योर फर्स्ट एक्शन बी व्हेन ट्रीटिंग एन इलेक्ट्रिकल बर्न। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिकल बर्न हो जाती है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप चेक फॉर डेंजर। सबसे पहले तो देखेंगे क्या हुआ है, कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, कहाँ से ये आग लगा है। सबसे पहले तो आप उस कॉन्टैक्ट को ब्रोक करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को वहां से हटाएंगे, उसके बाद आगे काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। कोल्ड वाटर बिल्कुल नहीं, कोल्ड वाटर नहीं डाला जाता है बर्निंग कंडीशन में। इसके बाद आता है नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इसका है इलेक्ट्रिकल हैजार्ड एंड एक्सीडेंट। 25th क्वेश्चन है एनी मेथड ऑफ प्रोसेस और टेक्निक विच कैन मिनिमाइज अनवांटेड इवेंट्स और एक्सीडेंट। ऐसी कोई भी प्रोसेस, टेक्निक या मेथड जिससे एक्सीडेंट से बचा जाए, क्या कहलाता है। तो सेफ्टी कहलाता है, वही तो सेफ्टी कहलाता है। इसके बाद है इज ए पोटेंशियल कंडीशन of waiting to converted in an unwanted event or accident। तो सबसे पहले देखिए हैजार्ड और एक्सीडेंट में अंतर क्या है। हैजार्ड किसको कहते हैं। हैजार्ड कहते हैं कोई ऐसी चीज जिसके अंदर पोटेंशियल है कि वो हार्म पहुंचा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल वो नियंत्रित है लेकिन वो हार्म पहुंचा सकता है। जैसे आप अपने रूम में अगर आग जला लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठंडी में जैसे आप आग जलाते हैं, रूम के अंदर ले आइए और आग जला दीजिए, ठीक है। एक किसी बर्तन में, लोहे के बर्तन में आप आग जला दीजिए, तो ये हार्मफुल फिलहाल तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल है कि अगर आप सो गए, अगर कुछ ऐसा अनवांटेड हो गया तो तुरंत आपके रूम में आग लग जाएगी। उस कंडीशन को कहेंगे कि हैजार्ड कंडीशन है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि रूम में आग लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। एक्सीडेंट क्या होगा, जब यही हैजार्ड अनवांटेड इवेंट में बदल जाए या आपको हार्म करने लगे तो एक्सीडेंट है, ठीक है। जैसे आप बाइक चला रहे हैं, एक हाथ छोड़ के या दोनों हाथ छोड़ के बाइक चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बाइक चल रही है आराम से, लेकिन ये कंडीशन क्या है, इसको कहा जाएगा हैजार्ड। ये कंडीशन है, पूरा पोटेंशियल है कि बाइक कहीं टकरा जाए, कहीं गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो ये कंडीशन हाथ छोड़ के चलाने को कहेंगे हैजार्ड। लेकिन अब यही कंडीशन अगर एक्सीडेंट में चेंज हो गया, कहीं आप गिर गए, तो उसको कहेंगे एक्सीडेंट। तो यहां लिखा हुआ इज ए पोटेंशियल कंडीशन, जिसके अंदर पोटेंशियल क्षमता हो एक्सीडेंट करवाने की, ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे, तो हैजार्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट में रिजल्ट इन। एक्सीडेंट से क्या क्या हो सकता है, तो इंजरी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, फेंट, बेहोश हो सकता है, डेथ हो सकता है, ऑल ऑफ जी। इस तरह का क्वेश्चन अभी हम लोग देखे भी हैं। If 100 to 200 milliampere current will flow through human body, then this result in। ऊपर हम लोग पिछले स्लाइड में
कुछ स्लाइड के ऊपर हम लोग देखे थे, जहाँ पे देखा गया था कि अलग अलग करंट अलग अलग क्या क्या प्रभाव डालती है। वहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं कि 100 से 200 मिली एम्पियर करंट पर डेथ होने के चांसेस ज़्यादा है। ऐसी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन चांसेस ज़्यादा है, मे कॉज डेथ। तो 100 से 200 मिली एम्पियर करंट खतरनाक है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सीवियरिटी ऑफ शॉक। शॉक कितना खतरनाक होगा किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। तो टाइप ऑफ सप्लाई सिस्टम, एसी या डीसी, बिल्कुल निर्भर करता है। रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी बिल्कुल निर्भर करता है। और मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज और करंट, जिसका शॉक लग रहा है उसका वोल्टेज या करंट कितना है उस पर तो निर्भर करता ही है। तो ऑल ऑफ दिस। इसके बाद आता है फायर, इलेक्ट्रिकल फायर या और फायर। तो इसमें सारे फायर को डिटेल में दिया गया है, क्लास ए, क्लास बी, सी, डी, ई, एफ। मोस्ट चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आए। ठीक है, जेई में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्लास ए, बी, सी, डी, ई, एफ करके कई क्लास हैं। जैसे ए है सॉलिड के लिए, वुड, पेपर, प्लास्टिक। बी है लिक्विड्स के लिए। सी है गैसेस के लिए, अगर गैस में आग लग जाती है। डी है कुछ ऐसे मेटल्स जिसमें आग लग सकती है, जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम। ई है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फायर को इन्वॉल्व करते हैं। और एफ है कुकिंग ऑयल, किचन में जो आग लगती है। तो हम लोग का पूरा इसमें जोर रहेगा ई पर, मतलब इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट या इलेक्ट्रिक फायर पे। आगे बढ़ते हैं। ये 5-6 तरह के जो आपको दिखाए गए हैं फायर एक्सटिंग्विशर हैं। इसको आप आराम से डिटेल में आप देख सकते हैं, सब पे लिखा हुआ है कौन सा किस क्लास के लिए। जैसे क्लास ए, क्लास ए एंड बी, ए बी और इलेक्ट्रिसिटी, ए बी सी इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे लिखा हुआ क्लास बी एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह से यहाँ पे वेट केमिकल। तो सबको आप डिटेल में आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आते हैं क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ऑलवेज करेक्ट साइज एंड क्वालिटी फ्यूज यूज, बिल्कुल यूज होना चाहिए, ये तो ट्रू है। टेस्ट सेफ्टी ग्लव्स ऑन रेगुलर इंटरवल, बिल्कुल अभी देखा गया 6 महीने में होना चाहिए टेस्ट, तो ये भी ट्रू है। क्वालिटी ऑफ इंसुलेशन विल नॉट इफेक्ट, बिल्कुल इफेक्ट करता है, ये हम लोग का नॉट ट्रू। लास्ट देख लेते हैं। पुट रबर इन फ्रंट ऑफ पैनल। ठीक है, जहाँ बड़े पैनल होते हैं वहाँ नीचे रबड़ बिछा होता है ताकि अर्थिंग ना हो मिले, तो ये भी ट्रू है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सी। नेक्स्ट आते हैं। क्लास ए टाइप फायर इज इन्वॉल्व विच टाइप ऑफ मटेरियल? क्लास ए फायर में किस तरह का मटेरियल होता है? अभी देखा गया जो भी सॉलिड जैसे वुड, पेपर, क्लोथ, रबड़, ये सब से लगने वाली आग को कहा जाएगा क्लास ए टाइप फायर। ठीक है। विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फायर है? इलेक्ट्रिक फायर में हर तरह के फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग नहीं किया सकता है। कौन कौन कर सकते हैं? तो ड्राई पाउडर, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव। पर्पस ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग क्यों करते हैं? अर्थिंग करने के कई कारण होते हैं, उसमें से कुछ सेफ्टी पर्पस यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे सेफ्टी टू पर्सनल, बिल्कुल। फायर प्रोटेक्शन, बिल्कुल। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल शॉक, तो ऑल ऑफ दीज। इसके अलावा भी कई कारण हैं, लेकिन यहाँ पर इतने हैं, तो ऑल ऑफ एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट? निम्नलिखित में से कौन से इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होने के कारण नहीं है? कारण नहीं है पूछा जा रहा है, तो नो डिसिप्लिन एट वर्क प्लेस, ये तो कारण है, इट इज अ रीजन। लैक ऑफ नॉलेज, ये भी कारण है एक्सीडेंट का। नेग्लेक्टिंग द ऑर्डर ऑफ सुपरवाइजर, ये भी कारण है एक्सीडेंट का। यूज ऑफ प्रॉपर सेफ्टी डिवाइस, इसकी वजह से तो एक्सीडेंट बचेगा, नहीं होगा, ये कारण नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन पे। इफ अ फायर इन्वॉल्व फ्लेमेबल लिक्विफाइड गैसेस, तो किस क्लास में रखा जाएगा? साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है बर्निंग गैस, जैसे नेचुरल गैस, एलपीजी गैस, इसमें अगर आग लग जाए तो किस तरह का आग हुआ? ये क्लास सी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। बॉडी का रेजिस्टेंस मिनिमम कब होता है? सूखे कंडीशन में, आधे गीले कंडीशन में, या पूरी तरह से गीले कंडीशन में? तो जितना ज़्यादा व्यक्ति गीला होगा बॉडी का रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। इलेक्ट्रिकल फायर आर कम अंडर विच टाइप ऑफ कैटेगरी? अभी देखा गया टाइप ई। ठीक है, टाइप ई।
इसके बाद आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होने के क्या कारण हो सकते हैं निम्नलिखित में से। तो अनसेफ इक्विपमेंट और इंस्टॉलेशन, बिल्कुल इसकी वजह से हो ही सकता है। अनसेफ इन्वायरमेंट, वर्क इन्वायरमेंट। अनसेफ वर्क इन्वायरमेंट का मतलब कोई चीज़ कहीं पड़ी हुई है, कोई चीज़ कहीं रखा हुआ है और बिजली कनेक्शन आ रहा है, तार कहीं से जा रहा है, जमीन के ऊपर से जा रहा है, तो ये सब वर्क इन्वायरमेंट अनसेफ होने का है। अनसेफ वर्क प्रैक्टिस मतलब हाथ में ग्लव्स नहीं पहने काम कर रहे हैं, टेस्टर नहीं है काम कर रहे हैं, तो वर्क प्रैक्टिस गलत तरीके से है, ठीक है। रबर बूट नहीं पहने हैं, तो ऑल ऑफ दीज या एनी ऑफ दीज। व्हाट इज द रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंस। देखिए अलग अलग बॉडी का रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन 1 मेगा ओम के आसपास, इससे थोड़ा कम या इससे थोड़ा अधिक रेजिस्टेंस होता है ह्यूमन बॉडी का। डिपेंड करता है आप कहाँ से कहाँ मेजर कर रहे हैं, 2 हाथों के बीच का, सर से पैर के बीच का, कान से कान के बीच का, कहाँ पे आप मेजर करते हैं इस पर भी निर्भर करता है। लेकिन रफली अगर कहा जाए तो 1 मेगा ओम के आसपास बॉडी का रेजिस्टेंस होता है ह्यूमन बॉडी का। Above which of the following current is dangerous for human being। सेम जो ऊपर स्लाइड था उसी स्लाइड को यहाँ पे ले आए हैं, और यहाँ पर देखिए जैसा कि हम बताए भी थे उस समय, यहाँ पे 40 एम्पियर या 50 एम्पियर, सॉरी 40 मिली एम्पियर या 50 मिली एम्पियर के ऊपर करंट डेंजरस है, सब में डेथ लिखा हुआ है। तो 40 मिली एम्पियर के आसपास, अब इसके देखिए ऑप्शन चेंज हो सकता है, 40 की जगह 45 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है ऑप्शन पे। लेकिन 50 के आसपास या उससे अधिक अगर मिली एम्पियर में करंट होती है तो वो ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजरस है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, मेन रीजन ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट क्या है। रीजन क्या है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होने का। तो शॉर्ट सर्किट एक मेन रीजन है, ओवरलोड भी है। ओवरलोड मतलब करंट बहुत अधिक हो जाए, ओवर वोल्टेज जहाँ इंसुलेशन बर्न हो जाता है, तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये सेकंड पार्ट एंड होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, ठीक है। इसमें काफ़ी डेटा है जिनको आप देख सकते हैं आराम से। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये कुछ जानकारी है हमारे चैनल के बारे में, जिसमें हम लोग ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं गोरखपुर में फॉर जेई, एई एंड गेट के लिए, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस हम लोग यूट्यूब पे स्टार्ट कर रहे हैं 1 अगस्त, ठीक है। तो चलिए, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट पार्ट हम लोग जल्दी लेके आते हैं इसका। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।